हनुमान मिले राम से, हनुमान छुए राम के पैर, और राम लगा लिए गले अपने हनुमान को। इसी बातों को लेकर के यानी लोजपा रामविलास पार्टी एनडीए में यानी 18 तारीख को कल हुए शामिल, और शामिल होने के उपरांत क्षेत्रीय जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एनडीए में शामिल होने के उपरांत कितना उत्साह आया है और एनडीए में पूर्णतः शामिल होने को लेकर के वो क्या सोचते हैं और पार्टी के प्रति, गठबंधन के प्रति उनका आगे का क्या सक्रियता होगा क्षेत्र में, क्योंकि इससे पूर्व यानी कल 18 जुलाई से पूर्व स्पष्ट नहीं था कि लोजपा रामविलास पार्टी किधर हैं, एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में, जिसका कि कल खुलासा हो चुका है स्पष्ट रूप से। और अभी हम हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा के पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में लोजपा पार्टी के उम्मीदवार रहे रविशंकर सिंह अशोक उर्फ अशोक बाबू, जिन्हें लोग प्यार से युवराज भी बुलाते हैं, और इन्होंने अब पहली बार विधानसभा चुनाव में लगभग 45,000 मतों को प्राप्त करने में सफल रहे। उन्हीं से जानते हैं आज कि कल जो एनडीए में शामिल हुआ है इनका पार्टी, इस पे अपना ये पहला वक्तव्य क्या देते हैं। पहले तो आपके माध्यम से, स्वजन समाचार के माध्यम से मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। और जो कल की बैठक हुई और विधिवत इस बात का ऐलान हुआ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदरणीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का एक मजबूत साझीदार है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछले 2.5 साल से एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस संघर्ष के दौर में हमारी हर तरह से परीक्षा हुई और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने अपने हित से ऊपर अपने पार्टी का हित, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान और उससे ऊपर 14 करोड़ बिहारियों और इस राष्ट्र का जो सम्मान है उसके प्रति हमेशा अपना कमिटमेंट को सबसे ऊपर रखा। आज हम विधिवत एनडीए के अंग हैं, लेकिन पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल में, 2.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। हमको ऑफिस से बेदखल किया गया, हमारा जो 12 जनपद था उससे निकाला गया, बंगला से निकाला गया, हमारा निशान जो है चुनाव आयोग में फ्रीज हो गया। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना हौसला नहीं खोया और उन्होंने ये साबित किया कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, उनके सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। और आज इस बात को बिहार की 14 करोड़ जनता और शायद इस देश के सारे लोग, सारे युवा इस बात को मानते हैं
कि चिराग पासवान जी इस देश के राजनीतिक भविष्य है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि कल जब ये गठबंधन में एनडीए में शामिल होने के उपरांत भिन्न भिन्न चैनलों के द्वारा चिराग पासवान जी का और पशुपति नाथ पारस जी का भी जो है सो इंटरव्यू लिया गया। उसमें चिराग पासवान जी नरम दिखे, लेकिन पशुपति नाथ पारस जी पिछले ही अंदाज में दिखे। सवाल ये था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात को लेकर के, जिस पे चिराग पासवान जी का कहना था कि ये बड़ी पार्टी गठबंधन का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और दूसरी बात उत्तराधिकारी को लेकर के, दूसरी ओर पशुपति नाथ पारस जी स्पष्ट रूप से कहते दिखे कि रामविलास जी का रियल में उत्तराधिकारी मैं हूँ। जैसे आप देखिए कि जब अब हमारी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है, तो अब ये बात बेमानी है जब सीट शेयरिंग की बात होगी, और निश्चित रूप से इस अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी है, तो उसके साथ जब बैठ के बात होगा, तो अब जो है प्राथमिकता यह है कि बिहार की 40 सीटों में मैक्सिमम सीट 40 का 40 सीट कैसे एनडीए गठबंधन को आए, और उसके हिसाब से जो प्रत्याशी, जो दल जहां चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे, मेरी समझ में सारे लोग इसी को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करेंगे। रही बात माननीय चिराग पासवान जी के चाचा आदरणीय पारस जी की, तो चिराग पासवान जी इस बात में हमेशा स्पष्ट कर चुके हैं, और कल भी उन्होंने कहा था कि वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे बड़े हैं, और हमारा काम है उनको सम्मान देना। तो हम अपने सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं हैं, हम सम्मान देते हैं। रही बात हाजीपुर सीट की, तो हाजीपुर सीट के बारे में कहीं कोई संशय नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो कर्मभूमि रही है सदा से, और वहां के लोगों में चिराग पासवान जी के प्रति जो आकर्षण है वो सर्वविदित है, वो बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए इस मुद्दे पर तो कहीं कोई संशय की बात ही नहीं है। रहा बात अब हम लोग एनडीए के अंग हैं, तो ये फैसला तो हमारे पार्टी के और एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो लोग करेंगे। अब इस पर हमको लगता है कि पब्लिक डोमेन में कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा सर, कि ये तो स्पष्ट हो चुका है, तो अभी तक आप 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और निश्चित तौर पे होगा, तो अभी तक आपकी सक्रियता आपके विधानसभा में अन्य मैटर पे, अन्य बातों को लेकर के रही है आपकी सक्रियता, लेकिन 2024 में चुनाव को लेकर की आपकी सक्रियता अभी कहा जाए कि शिथिल था, अब स्पष्ट हो चुका है। तो आगे की रणनीति आपके विधानसभा में किस प्रकार रहेगी? नहीं, मैं आपको अब स्पष्ट कर दूं कि आप विनय जी देखेंगे कि आप अनुभवी पत्रकार हैं, ढेर समय से आप भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा अक्टूबर में। 6 अक्टूबर को हमको वहाँ सिंबल मिला, मैं विधिवत उसी दिन सदस्य बना लोक जनशक्ति पार्टी का, और आज हम जुलाई 2023 में बात कर रहे हैं, और इस जिले में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां आज लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और प्रखंड की तो बात छोड़िए, दूसरी बात है कि मेरी सक्रियता पार्टी के कार्य में, पार्टी के संगठन के कार्य में हमेशा पिछले 2.5 साल से, और मेरी ये आदत रही है कि हम कोई भी काम कैजुअली नहीं करते हैं, अगर राजनीति भी करते हैं तो सीरियसली करते हैं। जहां मैं पहले था वहां भी मैं सीरियसली करता था, भले मैं अपने आप को हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूं, तो मैं शिथिल नहीं था, न मेरा संगठन शिथिल था। अब रही बात एनडीए के स्वरूप को लेकर और 24 के चुनाव को लेकर, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये पिछला 1 साल 1.5 साल से वो कह रहे हैं, हम लोगों को स्पष्ट निर्देश था कि आप लोग किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो हम लोग उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं।
अलग बात है कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए काम कर रहे थे। अब एनडीए का स्वरूप बना है, तो आगे जब एनडीए के लोग कौन कौन पार्टी होते हैं और बैठ के करेंगे तो करेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस जिले के हर बूथ पर हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो निरंतर सक्रिय। अच्छा, एक सवाल और होगा कि सर ये जो है कि कहा जाए कि ये निजी सवाल आपसे होगा कि यहाँ से लोजपा रामविलास पार्टी के उम्मीदवार हों या गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हों? कहाँ? लोकसभा क्षेत्र से? लोकसभा क्षेत्र से तो अब इस मामले में तो कहीं कोई भ्रांति का सवाल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं इस पर कोई कमेंट करने के, और हम लोग तो हमारी पार्टी को जहां तक हम समझ पाए हैं तो हम लोगों का तो स्पष्ट निर्देश ऊपर से होता है कि हम लोग छोटी पात्री हैं और हम लोग की मुख्य पूंजी है वो मेहनत और ईमानदारी है। तो हम लोग जिनके साथ होते हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, यही निर्देश होता है। और आप देखेंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल से चिराग पासवान जी पूरी ईमानदारी के साथ, जिनको वो कहते हैं बीजेपी के लिए ही अगर कहीं प्रचार करना हुआ, चाहे मोकामा हुआ चाहे अन्य जगह हुआ, तो वहां वो पूरी ईमानदारी के साथ काम किए। तो हम लोग तो ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं, ये तय करेंगे ऊपर के नेता। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के लोग कोई मजबूत उम्मीदवार देंगे जो यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि ये क्षेत्र जो है, जो इसका बनावट है, तो यहाँ हमेशा लड़ाई फाइटिंग होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएंगे। वो किस पार्टी से होते हैं वो अब मायने नहीं रखता है, वो एनडीए के होंगे और हम लोग उनके लिए काम करेंगे। तो अब कल से लोजपा रामविलास पार्टी एनडीए के अंग हो चुके, तो इस फूलगढ़ा विधानसभा के जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, आप यानी पुराने हैं, आपके द्वारा बनाए गए, आगे भी बनेंगे, और तो उन सभी को इस गठबंधन में शामिल होने के उपरांत क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज साफ साफ है। आप जानते हैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार सिंह जी हैं और वो कल से ही अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और संगठन के मामले में काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और वो इसके लिए सीधा सीधी मैसेज, उन्होंने मुझको भी मैसेज दिया क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो हम सब लोगों को उनका मैसेज मिलता है, उनका नेतृत्व मिलता है। तो उन्होंने दिया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस आशा और उम्मीद के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले से लगाया है और उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। अभी आपने कहा था कि हनुमान मिले राम से और राम ने उनको गले लगाया। मैं तो उसको दूसरे रूप में देखता हूँ। चिराग पासवान जी ने बेशक कहा कि मैं उनका हनुमान हूँ, तो हनुमान का मतलब क्या होता है जरा ये समझिए। हनुमान का मतलब होता है तपस्या, हनुमान का मतलब होता है त्याग, हनुमान का मतलब होता है बलिदान, हनुमान का मतलब होता है शौर्य, हनुमान का मतलब होता है बल, हनुमान का मतलब होता है अहरनिश सेवा। तो ये सारे गुण चिराग पासवान जी में हैं। लेकिन मैं तो इसको दूसरी ओर तरफ से देखता हूं कि जब आपने देखा कि चिराग पासवान जी देश के उतने सारे शीर्षस्थ नेताओं के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आए तो उन्होंने हाथ से उनको बुलाया और वो अपने आदत के मुताबिक, विनम्रता के मुताबिक जब उनको सम्मान देने के लिए झुके, उनका पैर छूने के लिए, तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया। मैं तो इसको देखता हूं कि ये एक बहुत अभूतपूर्व दृश्य था देश की राजनीति में, जब देश के वर्तमान में सबसे शीर्षस्थ नेता देश के भविष्य के राजनेता को उठा के अपने गले से लगा रहे थे। निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज देश के वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ नेता हैं, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है, तो चिराग पासवान जी इस देश के राजनीतिक भविष्य हैं। और
जो उनके प्रति पूरे देश में जो आकर्षण है, जो विश्वास है, जो 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 उनकी राजनीतिक मेधा शक्ति पर जो लोगों को भरोसा हो चला है, तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के राजनीतिक भविष्य को उठा के अपने गले लगाया। और मुझको लगता है कि राजनीति में सबसे बड़ा चीज यही केमिस्ट्री होता है, और जब केमिस्ट्री मिलता है तो फिर उसका परिणाम जो होता है वो अभूतपूर्व होता है। आज जाति के आधार पर पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि किसी प्रकार एक पार्टी को हराया जाए, मोदी जी को भगाया जाए। कोई सकारात्मक बात नहीं है। जबकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, राष्ट्र को विश्व में हम अपना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। तो एक तरफ उनका मिशन है और एक तरफ नकारात्मक मिशन है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में, राजनीतिक शक्तियों के बीच में एक मुकाबला होने जा रहा है। और इस देश के करोड़ों नौजवान लोग अब वो फिर से लौट के उस दौर में नहीं जाना चाहते हैं जहां 25 पार्टी होते हैं, कोई नेता नहीं होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ फुटबॉल होता है। और फिर जब कमजोर केंद्र होता है तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं देश के सीमाओं पर, बाहर खतरा है, सारा कुछ एक बारगी ऊपर होता है, जो पिछले 9 साल में जिसका समन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी का ये जो केमिस्ट्री है, ये पूरे देश में एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक संदेश दे रहा है। और आपने जो कहा कि यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि आने वाले समय में जब एनडीए अपने पूरा आकार लेगा, तो मुझको लगता है कि ये जिला हो या ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें भी एक नई तरह का ऊर्जा का संचरण होगा एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच में। और मुझे नहीं लगता है कि कोई शक्ति इसके आगे टिक पाएगी। सर, बातों ही बातों में जो कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का लाइन आया था कि ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना कोई फैसला वो लेने में सक्षम है, इस बातों को भी छुपे रुस्तम की तरह आपने बयां कर दी। और साथ ही इंडिया और एनडीए की भी बातों को रखे आप। तो इंडिया में अभी तक 26 पार्टी के साथ कहा जाए कि बैठक हुआ है, उसको गठबंधन अभी माना नहीं जा सकता है। जबकि कल ही 38 पार्टियों के साथ एनडीए के साथ माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एनडीए में 38 पार्टियों के साथ बैठक हुई है। सर, इस पे आप सर कुछ कहेंगे? नहीं, जो वो 26 पार्टियों का जो गठबंधन है, उसमें आप देख रहे हैं पटना से बंगलोर गठबंधन नहीं, अभी जो प्रयास किया, नामांकन कहा जा सकता है। नहीं, जो एक साथ आए, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कि मोदी जी को हटाने में और बीजेपी को हटाने में अपनी भूमिका तय करेंगे। तो मैं मानता हूं कोई एक स्वरूप बन रहा है, उसी के तहत वो नाम भी दिया गया है, वो है ना। तो ये है, लेकिन ये जो एनडीए है, इसमें ढेर सारे जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो लोग एक साथ आ रहे हैं। और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि 2024 में इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और केंद्र में कहीं कोई वैकेंसी किन्हीं के लिए नहीं है। और जो सारे जो सकारात्मक विचार वाली पार्टियां हैं, वो सब एक साथ आई। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है। और आप एक तरफ जो बंगलोर वाला जो हुआ है बैठक, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ढेर सारी भ्रांतियां हैं। कोई बैठक के बीच से निकल जाते हैं, फिर कोई तरह तरह की बातें हो रही है। तो ये दोनों को देखने से आपको नहीं लगता है कि वो कहीं से न तो वैचारिक मेल है, न तो नीतिगत मेल है, सिर्फ और सिर्फ जो है सो भ्रष्टाचार से जो भ्रष्टाचार किए हैं उससे बचने के लिए। ये
ढेर सारे लोगों का, क्षेत्रीय दलों का, जातिवादी ताकतों का एक ये कहिए कि एक ये उपक्रम है कि हम वो लोग एक साथ दिखना चाहते हैं, जबकि शायद ही उसका कोई संदेश मतदाताओं तक जा रहा है। एक कहावत भी प्रचलन हो रही है, खास करके इस 2024 चुनाव को लेकर के, कि 2024 की डगर छोटी छोटी पार्टी पे नजर। सर इस पे आप कुछ कहेंगे? नहीं, पार्टी छोटी, आज हमारी लोजपा भी छोटी ही पार्टी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से कुछ बड़ी पार्टियां इस देश में हैं, लेकिन छोटी पार्टियों का भी अपना वजूद होता है और एक क्षेत्र विशेष में उनका मजबूत पकड़ होता है। और इसका कारण ये होता है कि बड़ी पार्टियां जो हर क्षेत्र के लोगों के साथ उस तरीके से न्याय नहीं कर पाती है, तो वहां छोटी पार्टियों के लिए गुंजाइश होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई एकता करते हैं, तो उसमें ढेर सारे लोगों की भूमिका होती है और इस भूमिका को उस मैदान में जाने से पहले तय किया जाता है। तो ये छोटी पार्टियों की भूमिका पहले भी रही है और आगे भी रहेगी, इसको कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और आप ये मानिए ना कि जो छोटी पार्टियां जिनको कहा जा रहा है, वो पार्टियां इस देश की राजनीति में ये इतिहास में दर्ज है कि कभी 1985 में भारतीय जनता पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो 2 सीट पर आ गई थे। तो वहां से उन्होंने यहां तक का सफर किया है। तो लेकिन उसके लिए शर्त है, ठीक है ना, उसके लिए शर्त होता है कि आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका जो विचार है, वो ब्रॉड होना चाहिए ताकि आप एक्सेप्टेबल। अगर छोटी पार्टियां सिर्फ घृणित जातिवाद के सहारे राजनीति करेंगी, सिर्फ तुष्टीकरण के दाम पर राजनीति करेंगी, तो उनका भविष्य नहीं है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हो, अगर एक स्टेट की बात करते हैं आप, तो अगर आपका फलक, आपके नेता का, आपके पार्टी का फलक इतना बड़ा हो, तो छोटी पार्टी को बड़ा पार्टी बनने में देर लगता है। अच्छा सर, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, खास करके यह कहा जाए कि एक तरह से स्लोगन और मुख्य कहा जाए कि जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है, इन्हीं के द्वारा ये स्लोगन निकला। तो इसका एक्चुअल में उद्देश्य या अर्थ बहुत सारे आम जनमानस इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? देखिए, इसका जो मीनिंग तो बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल यह है कि जो विजनरी नेता होते हैं वो अपने स्लोगन से लोगों को प्रेरित करते हैं, और अगर पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का, पूरे समाज का अगर एकीकरण नहीं किया जा सके, तो फिर कोई भी प्रयास एकांगी होता है। तो इसमें तो स्पष्ट है कि हमारे नेता ने ये कहा कि पिछले 30-35 साल से जो शासन बिहार में चल रहा है, 2005 में आपको याद होगा कि जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि अब न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई महादलित है। अब सारे लोग बिहारी हैं और हम बिहारी सम्मान के लिए बात करेंगे, क्योंकि बाहर में अन्य प्रदेशों में हम बिहारी के नाम पर हमारे बच्चों को गाली दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या? आज 18 साल 17 साल के बाद उनको ये ज्ञान आया कि नहीं, अब जातिगत गणना किए बिना हम सही मायने में विकास बिहार का कर नहीं सकते। तो हमारा कहना है कि वो आपका जो मिशन था वो गलत था, या आप आज गलत हैं। लेकिन चिराग पासवान जी का मानना है कि नहीं, हम पूरे बिहार के गौरव के लिए काम करेंगे और पूरे बिहार को देश में फर्स्ट करेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाएंगे। नेता का मतलब ये होता है। और
अगर बिहार फर्स्ट होगा तो हमारा बिहारी भी देश में फर्स्ट होगा, क्योंकि बिहार ज्ञान और ध्यान की भूमि रही है सब दिन। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और अगर ये स्लोगन सारी पार्टियां बना लें तो हमारी ढेर सारी बुराई जो हम विकास के मामले में, बहुत चीज के मामले में, रोजगार के मामले में जो हम सबसे पिछले पायदान पर आते हैं, आंकड़े की बाजेगरी कुछ और है, लेकिन ये हकीकत है विनय जी कि हमारे हर गांव के सैकड़ों लोग बाहर में काम करते हैं, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर, खास करके दिल्ली, पंजाब, साउथ, हर जगह आपको लोग मिलेंगे। इसका जवाब कहीं किन्हीं के पास नहीं है, कहीं किन्हीं के पास नहीं है कि आपके 18 साल के शासन के बाद भी ऐसा क्यों है। तो अगर हम बिहार अभी तक रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका, आपने रोजगार क्रिएट ही नहीं किया, है ना। तो अब आप ही बताइए। अब मुझे एक शेर याद आता है कि यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, वगरना काफिले के काफिले गुम हो नहीं सकते। तो आपके हाथ में जब इतने दिनों से बिहार का नेतृत्व है, अरे एक बार 5 साल बिहार की जनता चिराग पासवान को नेतृत्व देके देखे, अगर परिवर्तन नहीं आए तो फिर वोट मांगने का औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये बात है कि अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा तो जो हम जिस तरीके से जाति और धर्म में बटे हुए हैं, जिस तरीके से हर गांव में दीवार बना हुआ है, समाज में दीवार बना हुआ है, और उसके चलते हमारा विकास जो है सो अवरुद्ध हो जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इससे बेहतर शायद कोई स्लोगन अभी 2023 में या 2035, और हमारे नेता का विजन तो 2035 का है, 2030 का है, 2040 का है कि उस समय देश और बिहार कहां होगा। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का यही मायने जहां तक मैं समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूर्यगढ़ा विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार और लोजपा रामविलास पार्टी के नेता कार्यकर्ता रविशंकर सिंह अफूक उर्फ युवराज। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।